एवरीवन, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 14 जो कि इकोनॉमिक्स के पार्ट है। इसका नाम है इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट एंड प्लानिंग। इसका मतलब है आर्थिक अवधारणाएं एवं नियोजन। So in this chapter we have to be read out the concepts related to economics and the planning. So first we have to discuss the general introduction of national इनकम कि राष्ट्रीय आय का जो सामान्य परिचय है वो हम यहाँ पे पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, वी यूज़ द टर्म इनकम मैनी टाइम्स इन एवरीडे लाइफ। रोज़मर्रा की हम अपनी ज़िंदगी में इनकम, आय जो शब्द है उसका बहुत यूज़ करते हैं। इनकम इज़ द मेजरमेंट ऑफ वेलफेयर ऑफ अ पर्सन और अ फैमिली। इनकम जो है वो एक हम कह सकते हैं कि मापदंड होता है किसी भी परिवार के वेलफेयर, उसकी समृद्धि और उसके स्टेटस को नापने का। वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, इनकम इज़ नॉट ओनली डिटरमाइन ऑफ वेलफेयर, कि सिर्फ ये एक आय जो है कल्याण का ही एकमात्र तरीका हम इसको नहीं मान सकते हैं, बट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स अमंग मैनी अदर। दूसरे जो फैक्टर्स हैं जो कल्याण को निर्धारित करते हैं उनमें सबसे प्रभावशाली अगर हम लेते हैं तो इनकम जो फैक्टर है वो सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाता है। द इनकम ऑफ अ पर्सन और फैमिली शो द फिज़िकल लाइफ। तो किसी भी व्यक्ति की या परिवार की जो आय है वो उनकी फ़िज़िकल लाइफ, सोशल स्टेटस और जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस टू अ लार्ज एक्सटेंट वो हमें शो करती है। या हम कह सकते हैं कि परिवार की आय की बड़ी सीमा तक उनके भौतिक जीवन, उनके सामाजिक परिस्थिति, आर्थिक प्रगति की व्याख्या करती हैं। देन कैलकुलेशन just like a person or family, the income of a nation can also be determined। जिस तरह से हम कहते हैं कि एक व्यक्ति की आय है या एक परिवार की जो आय है, उसी तरीके से हम एक राष्ट्र की जो आय होती है उसको भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं, उसका भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, और राष्ट्रीय आय का जो कैलकुलेशन हम करते हैं, जो उसकी गणना हम करते हैं फॉर इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के लिए, ऑफ द कंट्री इज़ इम्पॉर्टेंट इन द फॉलोइंग वे। वो निम्न तत्वों को दृष्टि में रखते हुए कह सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि राष्ट्रीय आय की जो गणना है अर्थव्यवस्था के लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे देश की जो इनकम है, एनुअल इनकम है, वो क्या है। सो क्यों ये इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी देश की जो आय होती है, नेशनल इनकम होती है, वो किसी भी इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए किस तरह से इंडिकेट करती है। तो फर्स्ट टॉपिक इसके अंदर आपको दिया हुआ है, नेशनल इनकम इज़ द इंडिकेशन ऑफ द इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ कंट्री। कि जिस तरह से आय जो है वो किसी व्यक्ति या फैमिली के स्टेटस को शो करती है, उसके आर्थिक विकास को या उसकी आर्थिक सिचुएशन को हैंडल करती है, तो उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जो राष्ट्रीय आय होती है वो ये इंडिकेट करती है कि किसी भी देश की आर्थिक प्रगति क्या है और उसकी आर्थिक स्थिति क्या है। तो ये दोनों ही चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए हमें नेशनल इनकम का पता होना ज़रूरी है। सेकंड टॉपिक अगर हम इसमें बात करते हैं तो वी कैन कंपेयर द इकोनॉमी ऑफ अदर कंट्रीज़ ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल इनकम, कि राष्ट्रीय आय के आधार पे आप दूसरे देशों को अपने देश के साथ में कंपेयर कर सकते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ स्टैंड करती है और दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था कहाँ स्टैंड करती है। तो ये फैक्टर भी अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि हम ये पता लगा सकते हैं दैट व्हाट इज़ द एक्चुअल प्रोग्रेस, व्हाट इज़ द एक्चुअल डेवलपमेंट, व्हाट इज़ द एक्चुअल अचीवमेंट्स ऑफ द कंट्री ऑन योर इकोनॉमिक स्टेटस। फिर हम इसमें बात करते हैं, थर्ड है कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स, कि जो अलग अलग सेक्टर्स हैं उनका जो योगदान होता है एंड देयर रिलेटिव इम्पोर्टेंस इन इकोनॉमी कैन बी फाउंड आउट फ्रॉम नेशनल इनकम। कि जो नेशनल इनकम हमें हुई है वो किन किन स्रोतों से हुई है, कौन कौन से सेक्टर्स से हुई है, उनका भी हमें पता चलता है। कि जैसे कृषि से हमें कितनी आय हुई है, इंडस्ट्रियल से कितनी हुई है, जो कम्युनिकेशन की जो आपके टेरिटरी जो सर्विसेज हैं उनसे आपको क्या इनकम हुई है देश को। तो ये सभी जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके बारे में भी हमें नॉलेज मिलता है।
फोर्थ है इसमें ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल इनकम एस्टिमेट्स, कि राष्ट्रीय आय को जब हम एस्टिमेट करते हैं तो फ्यूचर पॉलिसीज़ कैन बी फाउंड फॉर इकोनॉमी। अगर हमारी राष्ट्रीय आय अच्छी है तो हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय के अनुमानों के आधार पर अर्थव्यवस्था में भावी नीतियों का निर्माण किया जा सकता है। यानी जो फ्यूचर पॉलिसीज़ हैं वो हमारे देश के लिए क्या होंगी उनका हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, उनकी हम प्लानिंग कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेटस ऑफ आवर नेशनल इनकम। अब आपका इसमें फर्स्ट टॉपिक लिया गया है नेशनल इनकम, जिसका मतलब है राष्ट्रीय आय। नेशनल इनकम इज़ द मॉनेटरी मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक अचीवमेंट ऑफ एन इकोनॉमी, कि राष्ट्रीय आय जो है एक अर्थव्यवस्था की आर्थिक निष्पादकता का मौद्रिक माप माना जाता है कि क्या अचीवमेंट्स किसी भी कंट्री ने किया है, वो जो है उसके इकोनॉमिक अचीवमेंट्स को जो है नेशनल इनकम शो करती है। इट इज़ डिफाइंड एज अ मॉनेटरी वैल्यू, इसे जो है हम ये कह सकते हैं कि मॉनेटरी अचीवमेंट्स, मॉनेटरी वैल्यू कह सकते हैं ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, one financial year in a country. Remember that the value of and product and services is included in national इनकम। इसे देश के उत्पादन के सभी साधनों द्वारा एक निश्चित अवधि, जैसे कि एक वित्त वर्ष के दौरान हम ले सकते हैं, दौरान उत्पादित सभी वस्तुओं, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। ध्यान रहे कि राष्ट्रीय आय में देश की अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को ही शामिल किया जाता है। यानी दोबारा उन चीज़ों का प्रोडक्शन के अंदर जो है कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए। एक चीज़ की जो प्राइस है या एक चीज़ की जो इनकम है वो डबल बार काउंट नहीं होती। जो लास्ट जो उसकी वैल्यू होती है वो ही, यानी एंडिंग जो उसकी वैल्यू होगी वो ही उसमें काउंट किया जाएगा। इट इज़ नॉट इंक्लूड द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, ये प्रोसेस जो प्रोडक्शन का चल रहा है, या हम ये कहें कि जिसमें उत्पादन प्रक्रिया को प्रसन्न नहीं किया जाता है, कि इसको हम इसमें इन्वॉल्व नहीं कर सकते उसके अंदर है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट, और ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि नेशनल इनकम इज़ द टोटल इनकम ऑफ द सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन एंड नॉट द इनकम। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट, तो यह ध्यान देने योग्य बात है कि नेशनल इनकम इज़ द टोटल इनकम ऑफ द सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन एंड नॉट द इनकम ऑफ द सिटीज़न, क्योंकि प्रोडक्शन का इनकम होती है, टोटल इनकम होती है, ना कि सिटीजन्स की। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट द नेशनल इनकम इज़ द टोटल इनकम, ये सोर्सेज के प्रोडक्शन की इनकम होती है, ना कि किसी देश के सिटीजन्स की। अब हम बात करते हैं कि फाइनेंशियल ईयर, इंडिया हैज़ अ फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, यानी भारत में वित्तीय वर्ष की अगर हम बात करें तो ये 1 अप्रैल से 31 मार्च तक काउंट किया जाता है। प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो उत्पादन क्या है, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी एंड वैल्यू एडिशन इज़ प्रोडक्शन ओनली, कि उपयोगिता का सृजन तथा मूल्य वृद्धि का सृजन ही उत्पादन कहलाता है। अब हम बात करते हैं कि ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बाय जॉइंट एफर्ट्स, की प्रोडक्शन में देश के सभी साधन अपने संयुक्त प्रयास द्वारा जितने मूल्य की अंतिम वस्तुएं तथा सेवाएं उत्पादित करते हैं, देश में उतने ही मूल्य वृद्धि का निर्माण होता है। यानी कि ऑल फैक्टर्स प्रोडक्शन बाय जॉइंट एफर्ट्स प्रोड्यूस फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ सच वैल्यू एडिशन इक्वल टू दैट इज क्रिएटेड। द वैल्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग the owners of factors of production. The factors of production are given reward for their factors services, rent to land, wages to labor, इंटरेस्ट टू कैपिटल एंड प्रॉफिट, कि जो भी प्रोडक्शन के अंदर सहयोग देते हैं, जो भी रिसोर्सेज का हम यूज़ करते हैं, तो उनको हमें उनका जो प्रॉफिट होता है वो देना होता है। जैसे कि लैंड है, ज़मीन है, तो ज़मीन का हमने किराया चुका दिया, लेबर्स हैं उनको हमने मजदूरी दे दी, जो इंटरेस्ट है वो कैपिटल है उसको हमने इंटरेस्ट दे दिया है, या जो इंटरप्योर है उसको प्रॉफिट रिसीव हुआ है। तो इस तरह से जो भी प्रोडक्शन के थ्रू जो प्रॉफिट्स होते हैं, जो इनकम रिसीव होती है, उसे हम उनके अकॉर्डिंग डिवाइड
दिस वॉट एवर इज़ प्रोड्यूस इज़ रिसीव्ड एज फैक्टर इनकम, तो जो भी प्रोड्यूस हमें एज अ फैक्टर इनकम रिसीव होता है बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जितने भी फैक्टर्स प्रोडक्शन में यूज़ होते हैं, देयर फोर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट्स इक्वल ग्रॉस नेशनल इनकम फॉर अ कंट्री, कि तो जितने भी क्रॉस जो हमारे सकल घरेलू उत्पाद होते हैं और सकल घरेलू आय जो होती है, वो दोनों ही किसी भी देश की जो है वो समान मानी जाएंगी। इट मे बी सिंपली सेड, तो हम साधारण शब्दों में कह सकते हैं दैट नेशनल इनकम इज़ द सम ऑफ, कि राष्ट्रीय आय जो है वो उनका योग है ऑफ नेशन इनकम रिसीव बाय ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर इन अ कंट्री, की किसी भी देश में एक वित्तीय वर्ष के अंदर जितने भी कंट्रीब्यूशन, जितने भी लोगों का कंट्रीब्यूशन प्रोडक्शन में हुआ है, तो उनका जो हम कह सकते हैं जो इनकम उनको रिसीव हुई है, उसका जो सम है वो हम नेशनल इनकम के लिए यूज़ करेंगे। दैन नेशनल इनकम मे बी शोन एज द सम ऑफ डोमेस्टिक फैक्टर इनकम एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसी तरीके से राष्ट्रीय आय को सकल घरेलू साधन आय तथा विदेशी देशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय के योग के रूप में भी बताया जा सकता है। हाउस होल्ड मीन इनकम रिफर्स टू द मीन्स ऑफ इनकम जनरेटेड विद इन द कंट्रीज डोमेस्टिक बॉर्डर्स। सकल घरेलू जो आय है उसका तात्पर्य है कि देश की जो घरेलू सीमाएं हैं उनके अंदर उत्पन्न होने वाले साधनों से जो आय है वो हम उसको कहेंगे। देयर आर मैनी फॉर्म्स ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय के अनेक रूप होते हैं जिन्हें हम राष्ट्रीय अवधारणाएं कहा जाता है, यानी कि विच आर कॉल्ड नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट। ऑल दीज कॉन्सेप्ट हैव स्पेसिफिक साइंटिफिक नेम्स, इन सभी के जो है महत्वपूर्ण के जो है विशिष्ट और वैज्ञानिक नाम है, अर्थ है, इनकी उपयोगिताएं हैं, मीनिंग्स हैं और यूटिलिटीज़ हैं। अमंग दैम, और इन्हीं के अंदर जो है जीडीपी है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, नेट नेशनल प्रोडक्ट हैं, एट्सेट्रा। तो इनमें हम सकल घरेलू उत्पाद कह सकते हैं, शुद्ध घरेलू उत्पाद है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है, आदि को हम इनमें इंक्लूड करते हैं। इवन दो दे आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, जबकि ये एक दूसरे से अलग होते हैं। ऑल दिस कॉन्सेप्ट एग्जिबिट द इनकम ऑफ एन इकोनॉमी, फिर भी ये एक अर्थव्यवस्था की आय को प्रदर्शित करते हैं। देन जनरली द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज़ यूज टू मेज़र, जनरली जो है सामान्यतः हम कह सकते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद को जो है अधिक उपयोग में लिया जाता है। दैन परफॉर्म ऑफ ए इकोनॉमी, किसी भी अर्थव्यवस्था को शो करने के लिए। द सम ऑफ द monetary values of all financial goods and services produced in the domestic borders of the country during a financial year is called GDP, कि हम ये कहें कि एक वित्त वर्ष के दौरान देश की घरेलू सीमाओं में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों का जो योग होगा उसे हम सकल घर कहते हैं। अब है इसमें आपके पर कैपिटल इनकम, यानी प्रति व्यक्ति आय। नेशनल इनकम इज़ नॉट एन एप्रोप्रिएट मेज़र ऑफ फाइनेंशियल वेलबींग, कि राष्ट्रीय आय जो है आर्थिक कल्याण का एक उपयुक्त माप नहीं हो सकता है। इट डज नॉट एडजस्ट द effect of population change. Per capita income in comparison of national income is more appropriate to measure economy, well-being and economic development when the impact of change in population is taken for calculation. To calculate per capita income, national income of the country is divided by the population of that कंट्री, और इसके लिए फॉर्मूला है पर कैपिटल इनकम इक्वल्स टू नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। यानी हम कह सकते हैं कि यह जनसंख्या में परिवर्तन के प्रभाव को समायोजित नहीं करता है। जनसंख्या में परिवर्तन के प्रभाव को गणना में शामिल करने से प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय की तुलना में आर्थिक कल्याण एवं आर्थिक विकास का अधिक मूल्य उपयुक्त माप बन जाता है। और प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने के लिए हमें देश की राष्ट्रीय आय को उस देश की जनसंख्या से विभाजित किया जाता है। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो प्रति व्यक्ति आय इक्वल्स टू राष्ट्रीय आय अपॉन जनसंख्या
होगा। तो इससे जो है हमारी पर कैपिटा जो इनकम है, प्रति व्यक्ति जो आय है कि हमारे देश के मिनिमम जो एक व्यक्ति की आय है वो क्या है एक फाइनेंशियल ईयर में, इस फॉर्मूले से हम वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया, कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना। देयर वॉज नो गवर्नमेंट एजेंसी टू कैलकुलेट नेशनल इनकम बिफोर इंडिपेंडेंस इन इंडिया। भारत की आज़ादी से पहले भारत में ऐसी कोई भी जो है हम कहें कि कोई सरकारी संस्था नहीं थी जो हमारे राष्ट्र की जो नेशनल इनकम है उसे कैलकुलेट करे। द फर्स्ट नेशनल इनकम वॉज कैलकुलेट बाय दादा भाई नौरोजी इन 1868। हमारे देश की पहली बार राष्ट्रीय आय की जो गणना है वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1868 के अंदर की गई। आफ्टर दिस फाइनली श्रीराज डॉक्टर वी आर राव, आर सी देसाई एस्टिमेट नेशनल इनकम। इनके दादा भाई नौरोजी के बाद में इन्होंने जो है नेशनल इनकम को फाइंड आउट किया। ऑल दीज स्कॉलर्स यूज डिफरेंट मैथड्स, सभी विद्वानों ने अलग अलग मैथड्स अप्लाई किए एंड बेसिक फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट करने के लिए। बट दे डिड नॉट हैव रिलायबल डाटा, लेकिन उनके पास में संतोषजनक जो डाटा थे वो नहीं उपलब्ध हो पाए। दैन हम कह सकते हैं नेशनल ऑल दीज स्कॉलर्स हैव टू बी यूज बट दे डू नॉट हैव datas and but they did not have reliable data and information, so could not apply statistical method in calculation। तो फिर उन्होंने statistical method यूज़ किया कैलकुलेशन में। आफ्टर इंडिपेंडेंस नेशनल इनकम कमिटी was formed under chairmanship of PC महालोनबाई in August 1949। कि इसके पश्चात जो है स्वतंत्र बाद में हम कहें कि PC महालनोबिस जो है उनकी अध्यक्षता में 1949 के अंदर जो है राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया और इस समिति ने अपनी प्रथम रिपोर्ट जो है वो 1951 में तथा अंतिम रिपोर्ट जो है 1955 में प्रस्तुत की। इसके द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य केंद्रीय सांख्यिकी गठन यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO को सौंप दी गया, जो वर्ष 1955 से प्रति वर्ष CSO भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कर रहा है। सो इन दिस वे स्टूडेंट्स वी हैव टू बी से दैट हाउ वी कैन नो अबाउट द नेशनल इनकम और हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम ऑफ अ नेशन। सो आई होप दैट यू ऑल हैव टू बी अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।